नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप टंडन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखा था। इसके अलावा हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य क्या डिफरेंस पाया जाता है, इसकी हमने बात कर ली थी। और आपके लिए मैंने कल के वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था कि पादप कोशिका श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करती हैं, कौन सी गैस ग्रहण करती हैं। और इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शन थे, फर्स्ट था ऑक्सीजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, जब हमारे ह्यूमंस की हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस तो अंदर ग्रहण करते हैं, जबकि CO2 गैस है ये हम बाहर निकालते हैं। तो कई बार जो बच्चे होते हैं ये कंफ्यूज रहते हैं कि पादप हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, और ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में भी श्वसन की क्रिया सेम हमारे जैसी ही पाई जाती है। ये भी श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं, सेम हमारे जैसे ही क्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी पादप हैं ये श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और कई बार कन्फ्यूजन में बच्चे गलत कराते हैं, क्योंकि ये भी राइट है कि जो पादप होते हैं ये हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, ये श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप हमें ऑक्सीजन गैस नहीं देते हैं, बल्कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप CO2 गैस तो अंदर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, बल्कि जल का प्रकाशिक अपघटन करके ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप हमें पादप ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप हमें CO2 गैस ही देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, और ये ध्यान में रखना है कि श्वसन की क्रिया में पादप भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं। कल के वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसके विषय में हमने बात कर ली थी। आज इस वीडियो में हम कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनके विषय में बात करेंगे। और जो सेल वॉल, जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, इसके विषय में डिटेल से बात करेंगे। यह वीडियो रीट, नीट और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लांट सेल्स होती है, ये हो गई पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर जो उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल, या इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर की हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर कोशिकांग पड़े रहते हैं। पादप कोशिका में तो एक बड़ी क्या होती है, रिक्तिका पाई जाती है, और यहाँ पर केंद्रक होता है। ये हो गया केंद्रक। और इसके अंदर जो पूरा मटेरियल पाया जाता है इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे बाहर की ओर, मतलब कोशिका के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। पहला होता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और दूसरा होता है कोशिका झिल्ली। इनके मध्य क्या हो जाता है, कुछ मटेरियल भरा रहता है, उस मटेरियल को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य।
और इसी प्रकार से केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली के अंदर भी कुछ सबस्टेंस पाए जाते हैं जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ टर्म है वो समझनी है, तो एक बार उसको समझ लेते हैं कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, एक मिनट, कोशिका द्रव्य जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये दोनों मिलकर कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, या इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये टर्म आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। यानी कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये दोनों को मिलाकर इसे हम कहा जाता है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। अब देखो, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग है वो इसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे कोशिकांग है वो कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो इन कोशिकांगों को हम सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कोशिकांग, और इन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग। इसे हम बांटते हैं 3 भागों में। पहला यहां पर हो जाएगा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दूसरा हो जाएगा एकल कलाबद्ध कोशिकांग, एकल कलाबद्ध कोशिकांग, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। और तीसरा होता है झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती हो वो कहलाते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। और कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर केवल एक झिल्ली पाई जाती है, वो आते हैं एकल कलाबद्ध कोशिकांग के अंतर्गत। और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग होते हैं जिनके चारों ओर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो झिल्ली रहित कोशिकांग के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो इसमें पहला आ जाएगा लवक, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड। और दूसरा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दो जो कोशिकांग होते हैं ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं एकल कलाबद्ध कोशिकांग की। इसमें जो पहला आता है वो है अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका, जिसे हम ER भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण भी जिसे कहते हैं, और गोल्जी काय भी कहते हैं इसे। गोल्जी काय भी इसे कहा जाता है। और फिर तीसरा यहाँ पर आता है
लाइसोसोम। लाइसोसोम। और इसके बाद में हम 4 नंबर पर बात करें तो कुछ सूक्ष्म काय होते हैं, जिसे माइक्रोट्यूबुल्स भी हम कहते हैं, सूक्ष्म काय। और सूक्ष्म काय के अंतर्गत पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। दूसरा आता है ग्लाइओक्सिसोम। तीसरा यहाँ पर आता है स्पेरोसोम। स्पेरोसोम, ये 3 होते हैं सूक्ष्म काय, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, स्पेरोसोम। इसके अलावा एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग में 2 और आते हैं, एक तो है फ्लैजिला और दूसरा है सीलिया। सीलिया और फ्लैजिला। तो एकल कलाबद्ध कोशिकांग है, इसके अंतर्गत अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, सूक्ष्म काय जिसमें पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, स्पेरोसोम, फ्लैजिला, सीलिया, ये सभी एकल कलाबद्ध कोशिकांग के अंतर्गत आते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग की बात करें तो इसमें हम बात करें तो तारक काय, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। दूसरा है केंद्रिका। केंद्रिका के चारों ओर भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। और तीसरा है राइबोसोम, जो कि सबसे सूक्ष्म सेल ऑर्गेनल्स होता है, राइबोसोम। तो ये टेबल आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कोशिकांग हैं, इनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और इसमें 2 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, लवक यानी प्लास्टिड, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है एकल कलाबद्ध कोशिकांग, यानी ऐसे कोशिकांग जिसके चारों ओर केवल एक झिल्ली पाई जाती है, जिसमें अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय, लाइसोसोम, सूक्ष्म काय, माइक्रोबॉडीज जिसमें पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम और स्पेरोसोम। इसके बाद में फ्लैजिला और सीलिया, ये भी क्या होते हैं, एकल कलाबद्ध कोशिकांग होते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग की बात करें तो इसमें तारक काय, केंद्रिका और राइबोसोम, ये तीनों हैं झिल्ली रहित कोशिकांग। ये टेबल अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, जिसमें बायोलॉजी है वो सब्जेक्ट दे रखा हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो इसमें आपको एक नाम तो लवक का दे देगा और 3 इसके दे देगा, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, और एक लवक दे देगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि कौन से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और कौन से एकल कलाबद्ध कोशिकांग और कौन से झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो नेक्स्ट हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो टॉपिक आता है वो है पहला सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल भी कहते हैं। एक बार जो हमने कोशिकांग देखे हैं इनको स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लेते हैं। देखो इसमें हम देख सकते हैं, इसे सबसे बाहर की ओर ये जो ग्रीन ग्रीन पाई जाती है, हमने कल भी बात की थी, इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर की ओर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका के चारों ओर ये 2 आवरण उपस्थित होते हैं, एक तो कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली। इसके अंदर जो पूरा मटेरियल पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक में जो मटेरियल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, इसे जीव द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग बिखरे रहते हैं। उन कोशिकांगों में हमने बात की थी कि 2 कोशिकांग होते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एक तो क्लोरोप्लास्ट है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक ये माइटोकॉन्ड्रिया है।
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ही क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इसके बाद में एकल कलाबद्ध कोशिकांग की बात करें तो इसमें आते हैं, एक तो ये गोल्जी अपरेटस हो गया, और ये वाली जो संरचना होगी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखो कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे इस प्रकार से उपस्थित होते हैं जिन्हें हम लाइसोसोम कहते हैं, और कुछ माइक्रो बॉडीज हैं जिसके अंदर ग्लाइक्सोसोम, स्पेरोसोम, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो उसमें हम बात करें तो एक तो ये हो जाएगा जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं यानी केंद्रिका, और एक यहाँ पर देखो ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, इसके चारों ओर भी क्या होती है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। और तारकाय जो कि पादप कोशिका में अब्सेंट होता है, इस कारण यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, तो तारकाय के चारों ओर भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब देखो कोशिका भित्ति के बारे में हमें पढ़ना है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति, कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति, कोशिका के चारों ओर, कोशिका के चारों ओर दृढ़ आवरण के रूप में पाई जाती है। दृढ़ यानी मजबूत, दृढ़ आवरण के रूप में पाई जाती है, दृढ़ आवरण के रूप में पाई जाती है, जिसका स्रावण संवयी कोशिका द्वारा होता है, संवयी कोशिका द्वारा होता है। यानी कोशिका के चारों ओर एक दृढ़ आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और इसका स्रावण समय खुद कोशिका करती है। नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है कि कोशिका भित्ति क्या होती है, मर्त होती है। कोशिका भित्ति मर्त होती है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। अब देखो किस किस में पाई जाती है कोशिका भित्ति, अब उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जीवाणु में कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, जीवाणु में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, और ये बनी किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की, ग्लाइकोन की बनी थी। बहुत बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। इसके बाद में हम बात करें तो कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक में कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जिसे फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका के चारों ओर जो दृढ़ आवरण होता है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, जिसका स्रावण खुद समय कोशिका के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति है ये मर्त होती है, जंतु कोशिकाओं में ये अब्सेंट होती है। जीवाणुओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति जो कि पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पादप कोशिका में।
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका में ये सेलुलोज की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों ही आपको ध्यान में रखनी है। जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकॉन और कवक में काइटिन और पादप कोशिका में सेलुलोज। इसके बाद में देखो हम बात करें, कोशिका भित्ति दृढ़ होती है, इस कारण ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। इसके बाद में हम कोशिका भित्ति है, ये मुख्य रूप से 3 परतों के रूप में या 3 प्रकार की होती है। किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, एक बार एक संरचना के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। ये कोई कोशिकाएं हैं जो कि आपस में यहाँ पर सटी हुई पाई जाती हैं। एक यहाँ पर बना देते हैं। इन कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, यहाँ पर जब इसका वो कोशिका विभाजन होता है उसमें यहाँ पर कुछ मटेरियल का जमाव हो जाता है। कुछ मटेरियल का यहाँ पर जमाव हो जाता है जब कोशिका विभाजन होता है उस समय। ये जो जमाव होता है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसे कहते हैं हम मध्य पटलिका। मध्य पटलिका। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मिडल लेमिला। मिडल लेमिला। तो सबसे पहले जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहले मध्य पटलिका का निर्माण होता है, मिडल लेमिला का निर्माण होता है। और ये किससे बनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की पेक्टेट लवणों से बनी होती है। पेक्टेट लवणों से बनी होती है। कैल्शियम व मैग्नीशियम के पेक्टेट लवणों से बनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि इसे मध्य पटलिका को पादप सीमेंट, पादप सीमेंट या कोशिका सीमेंट भी कहते हैं। कोशिकीय सीमेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि पादप सीमेंट या कोशिकीय सीमेंट किसे कहते हैं, तो मध्य पटलिका को कहते हैं। अब ये मध्य में मध्य पटलिका का निर्माण हो जाता है और इसके अंदर की ओर क्या होता है, प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। तो एक बार मैं प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर बना देता हूँ, इसके मध्य में यहाँ पर ये होती है प्लाज्मा झिल्ली। अब देखो हमें पढ़ना क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल मुख्य रूप से बात करें तो 2 लेयर में यहाँ पर उपस्थित होती है। इस सेल वॉल को हम बाहर निकालें
तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। एक लेयर तो बाहर की ओर होती है, 2 परतें होती हैं, ये एक परत तो इस प्रकार से बाहर की ओर होती है। अलग अलग कलर में हम बना देते हैं इसे। और एक परत अंदर की ओर होती है। जब इसको हम यहाँ पर सेल वॉल को बाहर निकाल कर देखते हैं तो इसमें 2 परत उपस्थित होती हैं, यानी इसे हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक को बाहर वाली को हम कहते हैं, देखो सबसे बाहर की ओर किसका निर्माण होता है? मध्य पटलिका का। मध्य पटलिका के अंदर निर्माण होता है प्राथमिक भित्ति का, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति जिसे हम प्राइमरी सेल वॉल भी कहते हैं। और यहाँ पर अंदर की ओर सबसे अंदर की जो परत होती है इसे हम कहते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। तो सबसे अंदर की ओर जो निर्माण होता है वो तो मध्य पटलिका का, मध्य पटलिका यानी कि सबसे बाहर की ओर, कोशिका के सबसे बाहर की ओर मध्य पटलिका, और मध्य पटलिका के अंदर की ओर जो परत व्यवस्थित होती है उसे हम कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, और प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की ओर होती है द्वितीय कोशिका भित्ति। अब प्राथमिक कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज, रेड कलर में बना देते हैं इसे, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन, इन सभी पदार्थों की बनी होती है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन इनकी बनी होती है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति ये मुलायम व लचीली होती है, मुलायम व लचीली होती है। जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति है इसके ऊपर लिग्निन का मोटा जमाव हो जाता है, लिग्निन का मोटा आवरण का जमा हो जाता है, मोटा आवरण पाया जाता है, और इस कारण से ये मोटी व अप्रत्यास्थ होती है। एक बार फिर से हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब कोशिका विभाजन होता है उस समय कोशिकाओं के मध्य पटलिका का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि येलो कलर में बनाई गई है। मध्य पटलिका यानी मिडल लेमिला ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट लवणों से बनी होती है और इसे पादप सीमेंट या कोशिकीय सीमेंट कहा जाता है। इसके अंदर की ओर हम बात करें तो प्राथमिक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और प्राथमिक कोशिका भित्ति मुलायम व लचीली होती है, और इसका निर्माण सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन व सुबेरिन आदि पदार्थों के जमाव से होता है। सबसे अंदर की ओर जो पाई जाती है उसे हम द्वितीय कोशिका भित्ति कहते हैं, और इसके ऊपर लिग्निन का मोटे आवरण का जमाव हो जाता है। इस कारण ये अप्रत्यास्थ व लचकहीन होती है, यानी कठोर होती है। अब देखो यहाँ पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ जीवद्रव्य तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं इस प्रकार से, कुछ चैनल से बने होते हैं जिनसे पदार्थों का आवागमन होना है। ये इस प्रकार से चैनल से बने होते हैं। इन्हें हम कहते हैं जीवद्रव्य तंतु, जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा। और इनका कार्य होता है पदार्थों के आवागमन का, पदार्थों का आवागमन है वो इसी के माध्यम से होता है।
तो एक बार देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये होता है जीवद्रव्य तंतु जो कि छिद्रनुमा होते हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली तक फैले रहते हैं और इन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इस प्रकार से होते हैं। तो इन कोशिकाओं में जब जीवद्रव्य का आदान प्रदान होता है वो इन्हीं चैनल्स के माध्यम से होता है जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतु कहा जाता है। तो ये होती है कोशिका भित्ति। एक बार इन सभी की हम आगे दोबारा से देख लेते हैं जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले निर्माण होता है मध्य पटलिका का। मध्य पटलिका यानी मिडल लेमिला। और मिडल लेमिला जो होती है ये कैल्शियम व मैग्नीशियम के पेक्टेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम के पेक्टेट लवणों के जमा होने से बनती है। पेक्टेट लवणों के जमाव से बनती है। और इससे संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है कि इसे पादप सीमेंट या कोशिकी सीमेंट कहा जाता है। पादप सीमेंट, सीमेंट या कोशिकी सीमेंट कहा जाता है। पादप सीमेंट या कोशिकीय सीमेंट कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद में दूसरी जो आती है वो है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। तो ये जो होती है ये मुलायम होती है, लचीली होती है, एक मिनट, मुलायम व लचीली होती है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि ये सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन आदि पदार्थों से बनी होती है। आदि पदार्थों से बनी होती है, बनी होती है। नेक्स्ट जो तीसरी हम बात करें तो वो होती है द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति यानी सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये क्या होती है? दृढ़ होती है, अप्रत्यास्थ होती है, और किसकी बनी होती है ये लिग्निन के मोटे जमाव के कारण, लिग्निन का मोटा आवरण पाया जाता है, मोटा जमाव होता है। लिग्निन के जमाव के कारण ये द्वितीयक कोशिका भित्ति दृढ़ व अप्रत्यास्थ होती है। और इसके बाद में हमने बात की थी जीवद्रव्य तंतु यानी कि प्लाज्मोडेस्मेटा की।
प्लाज्मोडेस्माटा यानी जीवद्रव्य तंतु। इनसे कोशिकीय पदार्थों का यानी कि पदार्थों का आवागमन है। जो 2-3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इनमें पदार्थों का आवागमन इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। पदार्थों का आवागमन है वो इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है, जीवद्रव्य तंतुओं के माध्यम से होता है। अब देखो कार्य है वो कौन कौन से कार्य करती है कोशिका भित्ति। पहला तो यही है कि कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। दूसरा कार्य यहाँ पर हो जाएगा, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है। पदार्थों के आवागमन विनिमय में सहायक, पदार्थों की विनिमय में सहायक होती है। और जो कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है कि सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने जो कोशिका भित्ति, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आता है, फर्स्ट घटक आता है कोशिका का, फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स आता है, उसकी हमने बात कर ली। इस वीडियो के अंतर्गत अगर आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है पादप कोशिका में, सेकंड है कवक में, थर्ड है जीवाणु में, और फोर्थ है सभी में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना, और कल मैं वीडियो के अंतर्गत आपको इसका आंसर बता दूंगा। धन्यवाद।